मित्रों नमस्कार, नारायण अकेडमी में स्वागत है। आइए हम लोग भारतीय संविधान के मूल अधिकार वाला चैप्टर देखते हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जहाँ भी कहीं सिलेबस में मूल ये भारतीय संविधान का दिया हुआ है सिलेबस में, उसमें मूल अधिकार से कुछ ना कुछ आना ही है। तो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं। मूल अधिकार। मूल अधिकार में हम लोग सबसे पहले देखेंगे ये क्या है, मूल अधिकार क्या है और इसके संवैधानिक उपबंध क्या है। संवैधानिक उपबंध देखेंगे और इसके बाद में हम लोग विशेषताएं देखेंगे और अंत में हम लोग अनुच्छेद देखेंगे। इससे संबंधित अनुच्छेद जो दिए हैं संविधान में, वो क्या क्या दिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या है, देखो मूल अधिकार जो है किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अब किस विकास की बात हो रही है, तो ये भौतिक विकास और नैतिक विकास। किसी भी व्यक्ति के भौतिक एवं नैतिक विकास के लिए आवश्यक अधिकार मूल अधिकार है। अब भौतिक अधिकार में किसी व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, इसके विकास में जिस अधिकार की ज़रूरत है वह मूल अधिकार है। और नैतिक विकास की बात करें तो इसमें धार्मिक और आध्यात्मिक विकास, इन विकास के लिए आवश्यक जो अधिकार हैं वह मूल अधिकार है। अब अगर हम परिभाषा के तौर पर कहें तो ऐसे कहेंगे कि मूल अधिकार किसी व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक अधिकार मूल अधिकार है। अब अगर और डिटेल में जाए तो भौतिक अधिकार में या भौतिक विकास में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास, नैतिक विकास के अंतर्गत धार्मिक और आध्यात्मिक विकास शामिल है। अब हम लोग इसका संवैधानिक उपबंध देखेंगे। संवैधानिक उपबंध के अंतर्गत सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में दिया गया है। संबंधित अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है और यह यूएसए के संविधान से लिया गया है और इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब बात यह आती है कि मैग्ना कार्टा क्या है। देखो मैग्ना कार्टा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पहला कोई लिखित दस्तावेज है, लिखित दस्तावेज है अधिकार के संबंध में। ये कहाँ का लिखित दस्तावेज है, तो इंग्लैंड के किंग जॉन 1215 में सामंतों के दबाव में यह जारी किया गया पहला लिखित दस्तावेज है। ठीक, इसलिए इसको भारत का पहला मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो ये है भारत का मैग्ना कार्टा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसकी विशेषताएं। विशेषताओं में सबसे पहले ये हम जान लेते हैं कि यह न्यायोचित है। इसका मतलब यह है कि इसको न्यायालय के द्वारा लागू कराया जा सकता है। मूल अधिकार अगर किसी भी प्रकार का हनन हो रहा है तो इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसका मतलब इसकी गारंटी सुप्रीम कोर्ट ले रखा है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट। मतलब ये न्यायालय के थ्रू लागू कराया जा सकता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात,
यह असीमित नहीं है, यानी कि यह सीमित है। दूसरी बात, यह अस्थायी है। तीसरी बात, इसको 368 के तहत संशोधन करके, आर्टिकल 368 के तहत संशोधन करके सीमित किया जा सकता है। ठीक, संशोधन संभव है। और तीसरी बात यह है, अगली बात, तीसरी बात क्या, कि इसमें अनुच्छेद 352 के तहत जो आपातकाल लगेगा, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर बाकी सब निलंबित किया जा सकता है। अब देखिए, हमने सोचा अप्लाई इसको कि यह न्यायालय के थ्रू लागू कराया जा सकता है, यह सीमित प्रकृति का है, यह अस्थायी है, यह परमानेंट नहीं है, इसमें संशोधन संभव है और संशोधन करके इसको सीमित किया जा सकता है। और अनुच्छेद 352 के तहत जो आपातकाल लगेगा, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके, इन दोनों को छोड़ करके बाकी सबको निलंबित किया जा सकता है। ठीक, ये इसके कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। तो संविधान के संबंध में जो कुछ मूल अधिकार की विशेषताएं थी वो हम लोग देख लिए। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि संविधान के वर्णित मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि हमको इस समय 6 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त हैं। पहले मूल संविधान में 7 प्रकार का था, लेकिन इस टाइम 6 है, क्योंकि जो 7वां मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार ये अब नहीं रहा। अब हमारे पास 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। तो इसमें सबसे पहला समानता का अधिकार, समानता का अधिकार या अनुच्छेद 14 से 18 में दिया है। उसके बाद आता स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार यह है 19 से 22 तक। फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आता है अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में। फिर आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये आता है 25 से 28 के बीच में। फिर आता है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, संबंधी, ये आता है 29 और 30। अंत में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अब इसके बीच में 31 नहीं, 31 संपत्ति का अधिकार कैसे हटा दिया गया। ठीक, तो अब देखो, एक बात तो ये कि ये जो 6 अधिकार दिया है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये 23-24 में दिया है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में दिया है, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 में दिया है। 31 नहीं है, 31 पहले संपत्ति का अधिकार था जो मूल अधिकार में शामिल था, लेकिन इस टाइम वो मूल अधिकार में। और ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है। इसके बिना सारे अधिकार बेकार हैं।
अगर ये अधिकार जो उपचारों का अधिकार है संवैधानिक, इसको हटा दिया जाए तो बाकी मूल अधिकार किसी काम के नहीं है, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो हम सीधे कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट खास तौर से, है ना। तो उसके बिना वो सब अधूरा है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 12 और 13। देखो इसमें हमने 12 और 13 का जिक्र नहीं किया है ना। तो ये अधिकार संबंधित चीज़ें जो दिया है, ये अनुच्छेद 12 और 13 को पहले देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 12, इसमें दिया है परिभाषा। अनुच्छेद 12 में परिभाषा है। किस बात की परिभाषा? तो इसमें आता है स्टेट की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में स्टेट की परिभाषा है। राज्य। अब देखो राज्य क्या है, इस चीज़ की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि राज्य क्या है। तो मूल अधिकार में वर्णित है कि कोई भी संघीय सरकार के कार्यकारी और विधायी अंग, ठीक, ये राज्य है। पहले मैं लिखता हूं फिर बताता हूं। राज्य सरकार के विधायी और कार्यकारी अंग, स्थानीय प्राधिकार, या कोई भी संवैधानिक गैर संवैधानिक प्राधिकरण। अब देखो हमने कहा संघीय सरकार। संघीय सरकार के अंदर कोई भी ऐसी संस्था जो संघ सरकार द्वारा संचालित है, या ऐसी कोई भी संस्था जो संघीय सरकार के किसी भी उपक्रम में शामिल है, या यूं कहें कि संघ सरकार के लिए काम करने वाली कोई भी संस्था, वो राज्य के अंतर्गत आएगी। ठीक, ऐसे राज्य में राज्य सरकार की कोई भी कार्यकारी संस्था या कोई भी इसके अंग, वो सब राज्य के अंतर्गत आएंगे। स्थानीय शासन या स्थानीय प्राधिकरण कौन हो सकता है? नगर पंचायत, नगर पंचायत, नगर पंचायत को नगर पालिका को, जिला बोर्ड, पंचायतें यानी ग्राम पंचायत की बात होगा, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। अब अन्य प्राधिकरण के अंतर्गत जो संवैधानिक गैर संवैधानिक हैं, उसमें सेल है, ONGC है, LIC है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ये सब अन्य प्राधिकरण हैं, चाहे वो संवैधानिक है चाहे गैर संवैधानिक है, ये सब इसके अंतर्गत आएंगी। या अंत में ये देख लें कि ऐसी कोई भी निजी संस्था, कोई भी निजी संस्था जो सरकार की इकाई के तौर पर काम कर रही हैं, तो वह सब अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में आएंगे। जो सरकार के इकाई के तौर पर काम कर रही हैं, वो सब राज्य की परिभाषा में आएंगे। अब ये अनुच्छेद 12 है। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, मूल अधिकार से असंगत या अल्पीकरण। अनुच्छेद 13 में है कि ऐसा कोई भी विधि जो मूल अधिकार से असंगत है या उनका अल्पीकरण कर रहा है, तो उसके संबंध में मूल अधिकार के अनुच्छेद 13 दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले तो ये जानूं कि ये कहा गया कि अगर ऐसी कोई भी विधि, अनुच्छेद 13 का 1,
या 13 का सब क्लॉज फर्स्ट, संविधान के लागू होने ठीक से पहले, ये जो संविधान लागू हुआ उससे पहले की जो विधि है, कानून है, वो सब अगर मूल अधिकार से असंगत नहीं है, वो मूल अधिकार का हनन कर रही हैं, तो जिस स्तर तक या जिस पॉइंट तक उसका हनन कर रही हैं वहाँ तक वो शून्य घोषित हो जाएगा। अनुच्छेद 13 का सब क्लॉज 2, अब अनुच्छेद 13 का क्लॉज 2, इसमें कहा गया कि संविधान के पश्चात, यानी कि संविधान लागू होने के पश्चात यदि ऐसी कोई विधि राज्य बनाता है जो मूल अधिकार के असंगत है, तो वह उस स्तर तक शून्य हो जाएगा जहाँ तक असंगत है। पूरा देखो, अगर ज़रूर लगी कि पूरा कानून ही गलत है तो वो पूरा कानून रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन अगर लगता है कि कुछ स्तर तक है, यानी पूरा कानून ठीक है, उसके कुछ पॉइंट्स गलत हैं, तो वहाँ तक वो शून्य घोषित हो जाएगा। आर्टिकल 13 का क्लॉज 3, इसमें कहा गया है कि विधि का अर्थ स्पष्ट किया। विधि क्या है ये इसमें बताया गया कि ऐसी कोई भी आदेश, अध्यादेश और नियम, विनियम है ना, सूचना, अधिसूचना, कुछ भी ऐसा जो मतलब चीज़ें पब्लिक की जाती हैं, अगर उसमें ये चीज़ें हैं तो विधि है। कोई रूढ़ियाँ, हाँ, प्रथा या कोई प्रशासनिक आदेश, ये सब इसके अंतर्गत है। तो इसमें आगे विधि क्या है बेसिकली, है ना, जैसे यहाँ पर अनुच्छेद 13 का क्लॉज 3 जो है ये विधि से संबंधित है कि विधि है क्या। तो आदेश, अध्यादेश, नियम, कानून, सूचना, विनियम, रूढ़ियाँ, प्रथाएं, है ना, ये सब विधि के अंतर्गत आएंगे। और इसका सब क्लॉज 13 का क्लॉज 4, इसमें क्या है कि 24वें संविधान अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा गया और इसके तहत अनुच्छेद 13 की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संशोधन पर लागू नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर ये समझो सीधे सीधे कि जो आर्टिकल 13 है वो छोटा पड़ गया आर्टिकल 368 के तहत। इसमें ये हुआ कि जो 368 के तहत संशोधन किया जाएगा वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा, यानी संशोधन को आप विधि नहीं मानेंगे। ठीक, कहने का मतलब ये, अगर संशोधन करके कुछ किया जा रहा है तो वो गलत नहीं है, वो ठीक है, वो विधि के तहत नहीं आएगा। तो ये रहा अनुच्छेद 12-13। अब हम लोग अनुच्छेद 14 से 18 अगली क्लास में देखेंगे जो समानता का अधिकार है। और अगर आपको ज़रूरत समझे तो 9519 80 33 74 इस पर व्हाट्सएप करके इसका PDF ले सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।